औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस को वन बाय वन देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑपरेशन पढ़ा था कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना कि उसमें कितने करैक्टर स्टोर हैं। टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स और करैक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इज नोन एज स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल मीन कोई भी करैक्टर हो सकता है या कोई स्पेशल करैक्टर हो सकता है, उसमें स्पेस भी इंक्लूड होती है। ठीक है, स्पेस भी बेसिकली एक स्पेशल करैक्टर या सिंबल्स में हमें कंसिडर किया जाता है। और डिफरेंट करैक्टर्स जो कि स्ट्रिंग में मौजूद होते हैं उसे स्ट्रिंग की लेंथ कहा जाता है। कंप्यूटिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन है। इट इज़ यूजली परफॉर्म बिफोर अप्लाइंग सेवरल अदर स्ट्रिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, टू इंसर्ट करैक्टर इन अ स्ट्रिंग, the string length is first computed and then the insertion operation is performed। ठीक है, कि लेंथ कंप्यूट करना किसी स्ट्रिंग की काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है स्ट्रिंग के हवाले से। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि अगर हम कोई न्यू करैक्टर स्ट्रिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कंप्यूट कर लेंगे कि आया कि स्ट्रिंग में कोई अवेलेबिलिटी है, स्पेस है, फिर ही हम ऑब्वियसली स्टोर करवाएंगे। अगर हमारी जो स्ट्रिंग है ऑलरेडी फुल है तो देन हम उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग की लेंथ को मालूम करना पड़ेगा। स्ट्रिंग की लेंथ पता होगी तो देन हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग में कोई न्यू करैक्टर एंटर करवाना है या नहीं करवाना। To compute the length of the string is traversed and its character are counted string from the beginning to the end of the string up the null character। ठीक है, कंप्यूट स्ट्रिंग की लेंथ को कंप्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक तो स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करवाना पड़ता है। ट्राइवर्स का मतलब आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइवर्स का मतलब है कि वन बाय वन स्ट्रिंग के अरे के तमाम जो एलिमेंट्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं, डाटा है, उनको वन बाय वन सबको एक एक दफ़ा रीड करना, और मैक्सिमम और मिनिमम एक दफ़ा। ना तो वो रिपीट होगा डाटा और ना ही वो स्किप होगा कोई डाटा एलिमेंट। अब यहाँ पे एक कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का एल्गोरिथम है, उसको देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग जो कि यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यानी कि खुद इंसर्ट कर रहा है उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। एक तो है कि पहले ही हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं अरे में और उसकी लेंथ मालूम करें। ये प्रोग्राम है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई स्ट्रिंग एंटर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और देन हमने उसकी लेंथ कंप्यूट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे कि जो भी जिस स्ट्रिंग की हमने वैल्यू मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है, उसको इनपुट लेंगे। यहाँ पे लिखा है इनपुट स्ट्रिंग इन वेरिएबल CTR, यानी कि स्ट्रिंग का वेरिएबल STR के नाम से बनाया है और उसमें स्ट्रिंग को क्या किया है, हमने इनपुट लिया है यूज़र से। उसके बाद C=0। C बेसिकली काउंटर वेरिएबल के तौर पे हमें यूज़ होगा। जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे +1 होता रहेगा। रिपीट स्टेप फॉर वाइल STR C नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो स्टेप 4 है यानी कि C=C+1 तब तक रिपीट होता जाए जब तक हमारे पास नल करैक्टर ना आ जाए। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग के लास्ट पे नल करैक्टर स्टोर होता है जिससे कि कंपाइलर को पता चलता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये लूप जो है तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास नल करैक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, और हर लूप एग्जीक्यूशन के बाद हर साइकिल में क्या होगा कि C में +1 होता जाएगा। पहले 0 था, फिर 1 होगा, 2 3 4 अप टू सॉन जब तक के वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, और लास्ट पे फिफ्थ टाइम में क्या है, प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग C। ठीक है, कि C हमारा बेसिकली काउंटर वेरिएबल है तो C+1 होता जा रहा था जब तक कि स्ट्रिंग का हमारे पास नॉट नल नहीं आ रहा था। ठीक है, नल नहीं आ रहा था, सॉरी, जब तक नॉट नल था हमारा C+ होता जा रहा था और एट दी एंड जब नल आ गया तो कंपाइलर ने लूप ख़त्म कर दी। उसका मतलब है हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और
सिक्स स्टेप ऑब्वियसली एग्जिट का है। अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास ली है एक टेम्प के नाम से, वहाँ पे पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं पब्लिक मेंबर, ठीक है। इसमें क्या है, इंट लेंथ 4 str, यानी कि ये इंट लेंथ एक फंक्शन बनाया है। इंट क्यों लिया है, पहले हम इसको जो पिछले प्रोग्राम हमने देखे उसमें हम इसके साथ डाटा टाइप नहीं लिखते थे, ठीक है, वो वाइड कंसीडर करते थे। लेकिन इसमें हमने इंट कंसीडर इसलिए की है कि हम यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहते हैं आई को, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है। वाइड हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ रिटर्न ना करवाना चाहते हो। वाइड का मतलब होता है नथिंग रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू, कोई करैक्टर टाइप रिटर्न करवाना चाहते होंगे तो हम जो डेटा टाइप है वो 4 लिखेंगे। अगर हम कोई इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन से, तो उसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंट लेंथ के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसका एक पैरामीटर दिया है 4 स्ट्रिंग, यानी कि 4 स्ट्रिंग वो पैरामीटर है जिस, वो वेरिएबल है या वो वैल्यू है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर होगी जो यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू, इंट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई लिया है और लूप लगाई है आई इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, str नॉट इक्वल टू नल। अब हमने ये पढ़ा था कि नल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, \0 से। तो कंडीशन यही लगाई है कि तब तक हमारी लूप चलती रहे जब तक कि \0 ना आ जाए, यानी कि नल ना आ जाए और आई में प्लस होता जाए। उसके बाद क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने आई को रिटर्न करवा दिया है, यानी कि आई हर दफ़ा +1 होता रहेगा और स्ट्रिंग की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि इस स्ट्रिंग की इतनी लेंथ है। तो वो जो लेंथ आएगी उसको हमने क्या किया है, उसको रिटर्न करवाया है मेन फंक्शन में। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट लिया है, टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट के ज़रिए, और उसके अलावा हमने 4s80 बेसिकली क्यों रखी है इसकी लेंथ, क्योंकि यूज़र आप 100 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम मैक्सिमम रखना चाहेंगे कि 100, 80 या 120 इस तरह, क्योंकि यूज़र जो है वो स्ट्रिंग ज़्यादा लेंथ की भी स्टोर करवा सकता है, ठीक है, एंटर कर सकता है। अगर हम 20 या 10 नहीं रखेंगे तो यूज़र के लिए रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी हमें कि 20 लेंथ से ज़्यादा स्टोर ना करवाए या एंटर ना करे, ठीक है। इसलिए उसने 80 के करीब रख दिया, आप 100 भी रख सकते हैं। उसके बाद सी आउट एंटर स्ट्रिंग और सीन का फंक्शन लगाया ताकि स्ट्रिंग में एस जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है करैक्टर टाइप का अरे, उसमें लेंथ स्ट्रिंग स्टोर हो। उसके बाद लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़, आगे ऑब्जेक्ट में एस को पास कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, ये जो फंक्शन हमने दिया था और इसमें जो ब्रैकेट्स में एस लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पे जो पैरामीटर उसको दिया था ये वाला उसका लिखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो भी स्ट्रिंग एस में स्टोर होगी ये इस फंक्शन के पास जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूट होगा str, जब तक के नॉट नल रहेगा तब तक लूप चलती रहेगी और लास्ट पे आई रिटर्न होगा जो कि वैल्यू यहाँ पे हमें शो होगी और स्क्रीन पे हमें प्रिंट हो जाएगी कि इस जो स्ट्रिंग एंटर की थी इसकी ये इतनी वैल्यू आई है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन देखते हैं, कॉपिंग स्ट्रिंग। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कॉपिंग, ठीक है। कि एक स्ट्रिंग का कंटेंट को किसी दूसरे स्ट्रिंग में कंटेंट जो है उसको कॉपी करना है, मर्ज करना, उसे स्ट्रिंग कॉपी कहते हैं। द स्ट्रिंग हुज कंटेंट आर कॉपीड इज कॉल्ड सोर्स स्ट्रिंग। Similarly, the string into which the content are copied is called destination और target string, ठीक है। एक हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, एक का डाटा कॉपी करना है, दूसरी में पेस्ट करना है। तो जिसका डाटा हम कॉपी करते हैं उसे सोर्स स्ट्रिंग कहा जाता है और जिस स्ट्रिंग में हम डाटा को पेस्ट करते हैं उसे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग या टारगेट स्ट्रिंग कहा जाता है। The entire source string or a part of the source string can be copied to the target string, ठीक है। कि हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को भी टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं और स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक पार्ट को, यानी कि अब स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, तो हम किसी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी कॉपी कर सकते हैं और पूरी स्पेसिफिक एंटायर स्ट्रिंग को भी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
अब यार इसका एल्गोरिथम देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू कॉपी कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग str1 इनटू एन एम्प्टी स्ट्रिंग str2। ठीक है, कि str1 का जो कंटेंट है वो str2 जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें हमने कॉपी करना है। अच्छा, अब इस मकसद के लिए जब हम कॉपिंग का ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी हमें पहले लेंथ पता होनी चाहिए स्ट्रिंग की। ठीक है, देन ही हम उसमें कॉपी कर सकेंगे। इसके लिए भी लेंथ का ऑपरेशन जो कि हमने अभी पढ़ भी चुके हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है स्ट्रिंग के हवाले से। तो अभी तो उसने बता दिया है कि जो str2 है वो एम्प्टी है, इसलिए हम इजीली कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्टी ना होती तो पहले हमें कंप्यूट करना पड़ना था, पहले उसकी लेंथ चेक करनी पड़नी थी कि जो हम स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं क्या उसके बराबर उसमें स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर तो होती तो कॉपी कर लेते, अदरवाइज हम कंडीशन लगा देते कि अगर नहीं है तो वो बता दे कि इनवैलिड मेमोरी। ठीक है, या जो आपके मेमोरी स्पेस फुल, इस तरह के जो मोबाइल पे ऑप्शन आते हैं। इनपुट स्ट्रिंग इन str1, कोई भी स्ट्रिंग str1 में हमने स्टोर करवानी है पहले। फिर c इक्वल टू 0, रिपीट स्टेप 4 to 5 वाइल strc नॉट इक्वल टू नल, कि तब तक रिपीट करता रहे जब तक के str1 में जो भी स्ट्रिंग है वो नल के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और देन क्या करें str2c इक्वल टू str1c, यानी कि जो इंडेक्स str1 से जो जिस इंडेक्स से वैल्यू उठाए वही str2 के इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर दे। ठीक है, स्टेप 5 में क्या है कि str2c+1 इज इक्वल टू नल, कि ऑब्वियसली हमें str2 में क्या करना पड़ेगा, नल करैक्टर भी स्टोर करवाना पड़ेगा जिससे कि कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके कि क्या वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, नल करैक्टर की वजह से वो डिटरमिन करता है। ठीक है, और देन एग्जिट। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। प्रोग्राम में सबसे पहले कॉपी str का फंक्शन बनाया है, उसमें क्या किया है 4 str1 4 str2 पैरामीटर दिए हैं। ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 str1 नॉट इक्वल टू नल करेक्टर i प्लस प्लस। अब जो स्टेप हमने ऊपर एल्गोरिथम में देखे थे, क्या कर रहा है कि str2 के i लोकेशन पे वो वाली वैल्यू स्टोर करवा रहा है जो str1 के i लोकेशन पे i इंडेक्स पे पड़ी हुई है। और लास्ट उससे निचले स्टेप पे क्या हो रहा है कि str2 i+1, यानी कि जो लास्ट करेक्टर हमारा स्टोर हुआ है उससे अगले करेक्टर पे क्या स्टोर कर दे, नल करेक्टर स्टोर कर दे, ताकि कंपाइलर अंडरस्टैंड कर ले कि स्ट्रिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मेन में हमने वही काम किया है, दो स्ट्रिंग्स ली हैं 80 की st1 और st2 के नाम से। ठीक है, और एक स्ट्रिंग में हमने सीन के ज़रिए कोई स्ट्रिंग यूज़र से गेट की है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट डॉट कॉपी str जो कि हमने ऊपर फंक्शन बनाया था ये वाला, इसको यहाँ पे कॉल किया गया ऑब्जेक्ट के ज़रिए, और इसमें s1 और s2, जो s1 है वो इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, s2 जो है वो इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी आउट सेकेंड स्ट्रिंग, और देन हमने क्या करवा दिया है कि जो स्ट्रिंग हमारे पास कॉपी होने के बाद stu2 में आई है वो उसको कॉपी करवा दी, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपरली कॉपी हो गई है या नहीं। ठीक है, गेट सी एच आ गए। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, बाकी जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, the process of combining the content of two or more string into a single string is called string concatenation। ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। कॉपी और कंकैटिनेशन में छोटा सा डिफरेंस ये है, कॉपी में हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग का कंटेंट उठा के दूसरे स्ट्रिंग के एम्प्टी स्पेसेस पे रखते हैं। ठीक है, लेकिन कंकैटिनेशन में क्या करते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन भी जो है वो आपस में कंकैटिनेट हो जाती है, जुड़ जाती है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन, द ऑपरेटर और डबल स्लैश जो डबल लाइंस है जो कि आप लॉजिकल गेट में और के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू डोनेट कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल इफ़ a इज इक्वल टू abc एंड b इज इक्वल टू xyz। अब ये बेसिकली दो स्ट्रिंग ली है, एक स्ट्रिंग a है जिसमें abc यानी कि 3 लेटर स्टोर हैं, और दूसरी स्ट्रिंग ली है b जिसमें भी 3 लेटर स्टोर हैं।
देन क्या लिखेंगे हम, ए कंकैटिनेशन का सिंबल और बी लिख के इज इक्वल टू कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि वो ABCXYZ पूरी स्ट्रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी। दिस स्ट्रिंग आर ज्वाइन विदाउट a blank space between them. If two concatenated string are to be separated by a space, a blank space character must be inserted in shown below। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया, तो उसने क्या किया कि दोनों स्ट्रिंग को बगैर किसी स्पेस के कंकैटिनेट कर दिया है। ठीक है, दोनों वर्ड अब बेसिकली एक ही वर्ड कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग का डाटा सेपरेट हो बाय स्पेस, यानी कि दो वर्ड जैसे यहाँ पे कंसिडर किए जाए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे हम शो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक स्पेस करैक्टर, ये बेसिकली स्पेस डाली हुई है, उन्होंने एम्प्टी इसलिए नहीं छोड़ा कि ये ना समझे स्टूडेंट के डबल कोटेशन बस डाल देनी है। ये बेसिकली जो बॉक्स आपको शो हो रहा है ये स्पेस की नुमाइंदगी कर रहा है, तो डबल कोटेशन के अंदर स्पेस डाल के दोबारा कंकैटिनेशन का ऑपरेशन लगाएंगे। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक स्ट्रिंग जो कि उसी टाइम डिफाइन की गई है और स्ट्रिंग ही कॉपी कर रहे हैं ऐसे के। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, तीन स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट कर रहे हैं, पहली ए स्ट्रिंग, दूसरी ये स्पेस वाली और तीसरी ये बी स्ट्रिंग, देन हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं, जो कि नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू कंबाइन 3 स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कंबाइन हमने करना है 3 स्ट्रिंग इन अ सिंगल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में हमने तीनों स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना है। इनपुट 3 स्ट्रिंग इन ST1 ST2 एंड ST3, ये 3 वेरिएबल लिए हैं, यहाँ 3 अरेज लिए हैं स्ट्रिंग टाइप की, और उसमें क्या किया है, स्टोर करवा दिए 1 2 और 3। कंबाइन स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग कंकैटिनेशन। ठीक है, अब एल्गोरिथम में बेसिकली उसने सिंपल वर्ड में लिख दिया है, लेकिन हम एल्गोरिथम में बेसिकली ये वाले जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ किए हैं ये यूज़ करने थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करने हैं कि हमने किस तरह किया। और थर्ड स्टेप एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में क्या है, पब्लिक में एक फंक्शन कंबाइन का स्टोर करवाया है, और उसमें str1 str2 str3 और रिजर्व 4 पैरामीटर दिए हैं। ठीक है, ये फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, जिसमें 4 पैरामीटर पास किए हैं। अब पैरामीटर का क्या काम है यहाँ पे देख लेते हैं कि इंट i = 0 r = 0, एक दो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं i और r, जिनकी वैल्यू 0 है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए हम जो रिजर्व वैल्यू है उसको भी +1 कर रहे हैं। ठीक है, i में भी +1 हो रहा है और r में भी +1 हो रहा है, देन ही हम उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉपी करने का मतलब है कि स्ट्रिंग का कंटेंट उठा के दूसरे स्ट्रिंग के एम्प्टी स्पेसेस में रखना, लेकिन कंकैटिनेशन का मतलब है कि स्ट्रिंग को उठा के दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ना। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो रिजर्व फीड है या मेमोरी लोकेशन है वो भी कॉपी हो रही है, वो भी +1 हो रही है, देन ही डेटा स्टोर हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये फंक्शन है प्रॉपर, तीनों कंकैटिनेशन, तीनों स्ट्रिंग को सेम तरीके से कंकैटिनेट किया, पहले ST1 को कर दिया, ST2 और ST3 को कर दिया, इस तरह। ठीक है, अब ये रिजर्व बेसिकली हमने एक वेरिएबल इसलिए रखा है कि रिजर्व हमने एक्स्ट्रा अरे स्टोर करवाई है, और R इसमें बेसिकली इसलिए रखा है कि R में जैसे जैसे +1 होता जाएगा, रिजर्व वाली स्ट्रिंग की मेमोरी जो है बढ़ती रहेगी। ये बेसिकली वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप जो देख रहे थे अरे के वो फिक्स लेंथ के थे, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये वेरिएबल लेंथ है। ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसकी लेंथ जो है रिजर्व वाली स्ट्रिंग की ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फंक्शन में चारों स्ट्रिंग को हमने डिक्लेयर किया 2020 की, पहले S1 स्ट्रिंग, S2 और S3 को डिक्लेयर किया, रिजल्ट स्ट्रिंग जो है वो 80 की डिक्लेयर कर दी, ताकि तीनों स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट कर सकें, और देन उनकी इनपुट लिया, और लास्ट पे हमने जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग थी, ठीक है, RES बेसिकली रिजल्टेंट स्ट्रिंग, जो कि कंबाइन होने के बाद तीनों स्ट्रिंग का रिजल्ट आ रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिए। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।